हाय। सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार कंपोजिट सर। लीडरशिप फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयू एनआई पीपीडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं सुवीरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस अत्यंत वैशिष्टतापूर्ण कार्यक्रम, जो कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर आप सभी के बीच रखा जा रहा है, उसमें जुड़ रहे आप सभी वैशिष्ट जनों का सीआरसी लखनऊ परिवार एवं सुवीरा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज लखनऊ परिवार की तरफ से मैं नागेश पांडे इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, वैशिष्टता से युक्त आज का दिवस है और भिन्न क्षमता से युक्त हमारे प्यारे बेटे और बेटियों से संबंधित विषयों की एक प्रबुद्धता को लेकर के श्रेष्ठता की तरफ संचालित हो रहे मनोभावों की कल्पना को चरितार्थ रूप में धरातल तथा सभी के लिए एक समतामूलक भाव और सभी के सशक्तिकरण के भाव को संयुक्त रूप प्रदान करने हेतु सशक्तिकरण के मनोभाव की साकारित करने और मनोवांछित व्यवस्थाओं को एक सफल समाज के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु स्थापित करने के भाव से यह कार्यक्रम आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे पैट्रॉन्स हैं श्री अखिलेंद्र कुमार सर, मेंबर जनरल काउंसिल अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई। कार्यक्रम का समय हो गया सर कार्यक्रम का समय हो गया था सर। आगे पैट्रॉन्स के क्रम में डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीपीडी न्यू दिल्ली, श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच सम्मिलित हो रहे हैं डॉक्टर ए के कुंद्रा सर, प्रेसिडेंट एंड चीफ केयर गिवर ऑटिज्म आश्रम हैदराबाद, आदरणीय रूमा चतुर्वेदी जी, निदेशिका पुष्पा खन्ना, मेमोरियल रिहैब सेंटर फॉर CWD कानपुर, डॉक्टर मधुबाला यादव मैम, रिहैब साइकोलॉजिस्ट, पैशुनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एलाइड साइंस लखनऊ, आदरणीय संगीता कुमार मैम, निदेशिका सुबीरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज लखनऊ। आज के कार्यक्रम को आप सभी के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, अफगान खान जी, लेक्चरर हियरिंग इंपेयरमेंट सुबीरा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लखनऊ। प्यारे साथियों, यह कार्यक्रम अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करते हुए श्रीमती संगीता कुमार मैम के द्वारा एक स्वरूप को प्राप्त कराया गया और सोशल रहा सीआरसी लखनऊ का, जिसके कोलैबोरेशन में यह कार्यक्रम आपके बीच रखा गया। संपूर्ण ताना बाना सुबीरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ डिसेबिलिटीज लखनऊ के द्वारा रचा गया। पूरे कार्यक्रम का स्वरूप तथा सभी अतिथियों के आमंत्रण और कार्यक्रम के धरातलीय भाव को एक स्वरूपात्मक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय सुबीरा इंस्टीट्यूट को जाता है, जिनके कुशल निर्देशिका के कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम आप सभी के बीच में आज प्रस्तुत होने हेतु उपस्थित हुआ है।
कार्यक्रम अपनी गतिविधि को प्राप्त करे, कार्यक्रम अपनी क्रमणिका की तरफ चले, उस ओर बढ़ते हुए समय की बाध्यता को देखते हुए मैं सीआरसी लखनऊ के परिचय को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करूंगा श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को, कि सर आप आए और सीआरसी लखनऊ के परिचयात्मक भाव को हमारे बीच रखें। श्री राजीव रंजन सर। राजीव सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? श्री राजीव रंजन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नागेश साहब, यस, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। Good afternoon to all the members of the program। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, खास करके जो हमारे अखिलेंद्र सर हैं और संगीता मैडम हैं, हमारे डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर, हमारे निदेशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो डॉक्टर हिमांशु दास सर हैं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि नागेश जी ने बताया कि आज का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, वो इसकी जो क्या बोलेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, जो कि सुविधा इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा किया गया था, तो इसमें हम लोग अपना एज ए कोलैबोरेशन सीआरसी लखनऊ कोलैबोरेट करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का 2022 का जो थीम है वो खास करके है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब ये जस्ट मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो खास करके क्या होता है, जो बच्चे को देखते हैं, जो इस तरह के बच्चे को देखते हैं, तो क्या होता है, मोस्टली जब हम बात करते हैं ऑटिज्म का, तो लोगों को लगता है अरे वो चिल्लाता है, रोता है, ये है वो है, अपने आप को काटता है। एग्जाम्पल मैं लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ। तो बट इसमें एज पर हम देखें, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखें या एज पर DSM-5 को देखें या अदर जो हमारे क्लिनिकल टूल्स है, डिफिनेशन है, उस पर देखें, तो इसमें 3 चीजों को देखना जरूरी होता है: सोशल कम्युनिकेशन एज वेल एज बिहेवियर पैटर्न्स, एंड एक जो सबसे बड़ा है उसमें ये देखते हैं कि एज फैक्टर 3 एंड अबव इयर्स। तो ये तीनों खास करके देखिए, मैं स्पीच एंड हियरिंग से बिलोंग करता हूँ, मैं सोशल कम्युनिकेशन पे ज्यादा इम्पैक्ट रखूंगा, बाकी जो हमारे आज के एक्सपर्ट है वो ज्यादा बात करेंगे। तो जो सोशल कम्युनिकेशन की बात होती है जब हम करते हैं, तो क्या होता है, जो चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, वो खास करके ना उनका कम्युनिकेशन लैक होता है। ठीक है, आप मान लो उनको सिखा देते हैं, जैसे मेरे पास आए या आपके पास गए, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा को ऑटिज्म बोला है, तो एवरीवेयर वो जहां जाते हैं ना, वो वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। अरे ऑटिज्म है, बट इसके अंदर आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, वो हमारे बीच यदि कुछ पेरेंट्स जुड़े हैं, कुछ प्रोफेसर जुड़े हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो ऑटिज्म जो है उसको ना लेते हुए बच्चे को क्या दिक्कतें आ रही है, सोशलाइजेशन में दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, बिहेवियर पैटर्न में दिक्कत, उसकी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या होता है इसमें, मान लीजिए हमारे बीच जो पेरेंट्स आते हैं या जो भी, तो क्या बात करेंगे कि मेरे बच्चे को ये दिक्कत है, स्कूल ले गए थे, स्कूल में बोला आपका बच्चा बैठता नहीं है, तो एडमिशन में भी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आगे बच्चे को भी प्रॉब्लम करेगा। तो आज का जो थीम है उसके हिसाब से यदि हम बोले तो हमें एजुकेटेड करने की जरूरत है हमारे सब कोऑर्डिनेटर को, हमारे स्कूल्स जो हमारे मेन स्ट्रीमर है, हमारे जितने भी चेन है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्री प्राइमरी टू अपर लेवल, क्योंकि जो ये है 3 साल तक या 6 साल तक सिमट के नहीं रह जाता है, इसके आगे भी जाता है, और हमें उसके प्री वोकेशन यदि मान लीजिए बड़े हो गए, वोकेशनल एंड डेली लिविंग स्किल्स पे काम करना है। तो इसी मतलब ये मेजर मैं कि बाकी तो एक्सपर्ट सब जो है बताएंगे, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को लेबल ना करें, जो प्रॉब्लम है उसके साथ में बात करें, तो एज ए टीचर, एज ए थेरेपिस्ट, एज ए डॉक्टर आपको हेल्प मिलता है। और हम अपनी बात करें सीआरसी लखनऊ की, मैं 2 मिनट और लूंगा,
सीआरसी लखनऊ में अभी हमारे पास क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर ऑल द डिसेबिलिटीज ओपन है, जो कि 0 to 6 ईयर्स का है। इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ एक तो हमारा ग्रुप टीचिंग होता है जिसमें कि हमारे जो स्पेशल एजुकेशन और अर्ली इंटरवेंशनिस्ट टीचर है वो कैटर करते हैं, आईपी प्लान करते हैं, और उसके साथ इन बिटवीन जो थेरेप्यूटिकल सर्विसेज है लाइक स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये अपना जो बच्चे के हिसाब से जो चाहिए वो एज ए क्लास बेस्ड सेटअप में एज ए ग्रुप में हम जाके उनको सेवा प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई बच्चे को ओके ही इज मे बी 1.5 years old, बट उसको ट्रेंड आ चुका है, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ग्रुप में देने के बाद भी हम उसको खास करके जो लैकिंग है उसको इंडिविजुअल भी हम सेवा प्रदान करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा CDEIC के बारे में था। और इसके साथ साथ बाकी जो बच्चे बड़े होते हैं 6 and above years, उनके लिए अलग से इंडिविजुअल स्पीच थेरेपी है। और एक दो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वेरी ब्रीफली। एक तो जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम सोशल कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, एग्जाम्पल पेक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम हम चाहे यूज करें। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो एजुकेटेड होते हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड दे विल वेरी नाइसली दे विल गो फ्रॉम द phase 1, phase 2, phase 3, बट जिनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एजुकेट, क्योंकि देखिए अगेन मैं बोलूंगा बुरा नहीं मानिएगा, हमारे बीच में ही हम लोग अलग अलग डील करते हैं। एक होता है आइए हम बच्चे को ठीक कर देंगे, एक होता है नहीं वी विल इम्प्रूव स्लोली। तो ये जो फैक्टर है ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो जैसे ही हम बात करते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम की, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट ऑफ कोर्स the children will autism or ASD will be able to communicate properly in long term, and he will not have frustration, he will not show any behavior. So I will recommend कि यदि आप को चाहिए तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी सब कुछ है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हमें पूछ सकते हैं, तो हम आपको कैटर कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट चीज है AAC या एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड आई थिंक इज द सिमिलर, आवाज एक है और देयर आर मेनी आवाज एप्लीकेशन है दैट इज आल्सो सिमिलर। उसमें आपके वर्ड से लेके सिंपल फ्रेज तक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, आपको जस्ट फ्रेम करना है एंड चाइल्ड हैज टू प्रेस, सो दैट विल कम ऑटोमेटेड स्पीच, आई वांट इट और मम्मी गिव मी वाटर और आई वांट गो फॉर टी, एग्जांपल बोल रहा हूं। सो एवरीथिंग इज देयर। So these few skills and one more thing कि अपना संयम जो है एज ए पेरेंट एज ए प्रोफेशनल वो ना तोड़े प्लीज, इरिटेट ना हो, क्योंकि आप इरिटेट होंगे, आप वो इरिटेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर या प्रोफेशनल के ऊपर आपके अपने पर्सनल जो बोलते हैं ना सोशल साइको सोशल उस पे इम्पैक्ट करता है और हम सबको वो कहीं ना कहीं स्लो प्रोग्रेस करवाता है। तो प्लीज ये आप हमेशा पॉजिटिव रहें। तो इसी के साथ में जो आज हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, इसी के साथ अगेन मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, थैंक यू बोलूंगा सुविराय इंस्टीट्यूट को और हमारे कैलेंडर सर को और मैडम को और हमारे जितने भी आज के हमारे, मैं देख रहा हूँ मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, चतुर्वेदी मैडम, आपको भी मैडम सादर नमस्कार। और जो भी हमारे साथ जो भी स्पीकर आज के जुड़े हुए हैं, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, सबका आभार, थैंक यू। नागेश जी, सब टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के परिचय के क्रम में श्री राजीव रंजन सर के द्वारा आप सभी के बीच में मनोभाव रखे गए। सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और उद्घाटन के क्रम में अपने आशीर्वचन हमारे बीच रखें। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर ठीक तरीके से आप लोगों तक ना पहुँचे तो माफ़ करिएगा। मेरी तबीयत और गला दोनों पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन कल जब मेरी अखिलेंद्र सर से बात हुई फ़ोन पे तो मैंने सर को बोला कि सर मैं इस कार्यक्रम में जुड़ूंगा चाहे जितना भी गला खराब हो, क्योंकि
सुबीरा के साथ हम लोगों का अपना एक प्रेम है, एक सालों का जुड़ाव है। अखिलेश जी हम लोगों के दशकों से मार्गदर्शक रहे हैं। अभी भी जब कभी भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हम लोग अखिलेश सर तक पहुंचते हैं। वो रात में 12 बजे में हम कॉल करें तो वो उतने ही एक्सेसिबल और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं जितना अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सुबीरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज लखनऊ के सभी ऑफिस बियरर्स को और सभी स्टाफ को, सभी ऑफिसर्स को इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए और सीआरसी लखनऊ से कोलैबोरेट करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, डॉक्टर ए.के. कुंद्रा जी, रोमा चतुर्वेदी जी, मधुबाला यादव जी और आदरणीय संगीता जी, आप सबके प्रति मेरा आभार है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव रंजन जी, विकास मिश्रा जी, नागेश पांडे जी और अफगान खान जी, आप सबके प्रति भी मेरा आभार। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। और ऑटिज्म के अवेयरनेस की जब बात करते हैं, मुझे लगता है हमारे एक्सपर्ट्स उससे सहमत होंगे कि ऑटिज्म के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और उस प्रसार के साथ साथ उस जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन तक सेवाओं के बारे में भी प्रसार करना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम लोगों की एज ए स्टेक होल्डर कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें। WHO की रिपोर्ट कहती है कि ऑटिज्म राइजिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी में आती है, ये बढ़ रही है। वजहें बहुत हैं, अलग अलग रिसर्चेस में अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, लेकिन कोई भी एपेक्स इंस्टीट्यूट जो इस दुनिया में हेल्थ को और डिसेबलिंग कंडीशंस को मॉनिटर करता है, कोई अभी इस कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का ये पर्टिकुलर कॉज हो सकता है। सो हम इसको लाइफस्टाइल डिसेबिलिटी भी कह रहे हैं, इसको मॉडर्न एज में आने वाली डिसेबिलिटी कह रहे हैं। हमारी जो अपनी अब जीने की जो एक विधा बनती जा रही है, एक पेरेंटिंग की विधा बनती जा रही है, उससे भी लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन समस्या हमारे देश में बहुत दूसरी है ऑटिज्म को लेकर या दिव्यांगताओं को लेकर, खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर। टू बी वेरी क्रिटिकल एंड ऑनेस्ट, PWD एक्ट में हमने देखा कि 7 डिसेबिलिटीज में से वो डिसेबिलिटीज जो विजिबल थी उन पर तो हमने प्रिवेंशन, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनकी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, उनकी मेन स्ट्रीमिंग, उनके एजुकेशन, उनकी थेरेपेटिक सर्विसेज और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के ऑप्शंस की संरचना तो की, आगे तो बढ़ाया। लेकिन ऐसी डिसेबिलिटीज जिनका आइडेंटिफिकेशन कॉम्प्लेक्स था, जिनकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कॉम्प्लेक्स थी, उन्हें हम लोगों ने स्टेट पे ये कह के छोड़ दिया कि भाई आप पेंशन दे दीजिए, और पेंशन मिली भी। उसके बाद जो डिसेबिलिटीज नेशनल ट्रस्ट में कवर हुई और अभी जो डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट में कवर्ड हैं, उन सब में जो न्यूली एडेड डिसेबिलिटीज हैं, उन सब में अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत विशाल मुद्दा है हमारे देश में। खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ग्रुप के ये 3 दिव्यांगताएं, उनका सर्टिफिकेशन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका आधार बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माता पिता, हम ये राइजिंग डिसेबिलिटी का जो ट्रेंड में WHO की बात कर रहा था, WHO ये भी कहती है कि देश के फाइनेंसेस पे या इन राइजिंग डिसेबिलिटीज को कम करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन का सीधा लिंक हमारे अवेयरनेस से है। कैसे कोई बच्चा, कैसे कोई माता पिता, भाई बहन, उसके स्कूल के टीचर, उसके प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो वर्कर्स हैं, उनके इवन डॉक्टर्स हैं, हाउ विल दे आइडेंटिफाई कि इस बच्चे में बचपन से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम पनप रही है, बच्चे में सोशल आइसोलेशन का एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, बच्चे में दूसरे जो ऑटिस्टिक फीचर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये कैसे हम इतनी जल्दी अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेंगे? सो
इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि ट्रेनिंग करना। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हम सब लोग हैं, हम लोग अपनी नॉलेज को पेन डाउन करें और सरल भाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में, जो छोटे छोटे एनजीओज हैं जो गांव में काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी डेवलप करें। और जब तक हमारी रीच रूरल पॉपुलेशन में नहीं होगी, तब तक ओरिजिनल इंसिडेंस प्रिविलेंस का आकलन कर पाना असंभव है। और ऑटिज्म जैसे इस भयंकर जो राइजिंग डिसेबिलिटी है, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उन पर उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना और उनकी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को प्लान करना भी असंभव है। इसलिए आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए भी इंटरनेशनली ऑटिज्म अवेयरनेस वीक या ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ या ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि दुनिया इस डिसेबिलिटी के बारे में जान जाए, इसके जो सिम्टम्स हैं उसको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू करे और उसके बाद रेफरल एजेंसीज जो है वो भी इस बात पे का फोकस करें कि ये बच्चे हमारे पास आए तो हम इनकी प्लानिंग कैसे करें, इनके जो ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए हमारे इंटरवेंशन की स्ट्रेटजीज को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मिनिमम रिसोर्सेस के साथ, मिनिमम फाइनेंसेस के साथ कैसे इस डिसेबिलिटी को हम लोग मिनिमाइज कर सके, इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके और बच्चे को जल्दी से जल्दी समाज की मुख्य धारा में जोड़ सके। जो भी हमारी एजुकेशन की, जो भी हमारी थेरेपेटिक टेक्निक्स हैं, जो भी हमारी दूसरे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वो एक एस्पेक्ट है। वो तब है when we identify children with disabilities, but when you visit rural population, आप हम सबको देख के दुख हो जाएगा कि ऑटिज्म या दूसरी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं, उन सब पे बहुत व्यापक पैमाने पे अवेयरनेस करने की जरूरत है। हमें पार्टनरशिप करने की जरूरत है, हमें कोलैबोरेट करने की जरूरत है, हमें कन्वर्जेंस करने की जरूरत है, हमें शेयरिंग की जरूरत है, हमें सक्सेस स्टोरीज को डिसेमिनेट करने की जरूरत है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की जरूरत है। नहीं करेंगे तो जो अवेयर लोग हैं, जो सोशली फाइनेंशियली थोड़ा सा भी अवेयर है, थोड़ा सा भी साउंड है, उनके बच्चे तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बट गांव में एक बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, एक बच्चा अगर सोशल आइसोलेशन के फीचर्स शो कर रहा है, उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उसमें हियरिंग की प्रॉब्लम है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं, या कुछ भी इस तरह के कुछ भी फीचर्स अगर आते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट इशू इन आवर कंट्री। उस पर चर्चा किए जाने की जरूरत है और उसी से आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो आगे बढ़ेगी और तभी इस ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ वीक डे मनाने की जो असली संकल्पना है वो सिद्ध होगी। इसीलिए हम सबको मिलके रूरल रीच प्रोग्राम जो हमारे सरकार का है उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम सब लोगों को इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ISR मॉडल पे काम करने की जरूरत है। हम सबको आगे बढ़ के इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। मैं फिर से बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बहुत लर्नेड एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को सुनने का बहुत ही इच्छुक हूँ। मैं फिर से सुवीरा इंस्टीट्यूट को, आपके सभी ऑफिस बेरर को, हमारे आदरणीय अखिलेश सर को और हमारे CRC और सुवीरा के सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। सुवीरा इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी की तरफ से हमारे बीच जुड़ी निर्देशिका आदरणीय संगीता कुमारी मैम को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि मैम आप आए और संस्थान का परिचय तथा अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय संगीता कुमारी मैम। नमस्कार, मैं संगीता कुमार, डायरेक्टर सुवीरा इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं CRC लखनऊ का
बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग दिया। और साथ में हमारे डायरेक्टर रमेश पांडे जी सीआरसी के, डायरेक्टर AK कुंद्रा जी प्रेसिडेंट एंड चीफ केयर गिवर ऑस्टिन हैदराबाद, डॉक्टर रूमा चतुर्वेदी डायरेक्टर पुष्पा खन्ना मेमोरियल रिहैब सेंटर फॉर CWD कानपुर, डॉक्टर मधुबाला रिहैब साइकोलॉजिस्ट पायनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड साइंस लखनऊ, इन सबका मैं बहुत ही अधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत जानकारी हमारे बीच जुड़े हुए जो सभी सम्माननीय प्रतिभागी हैं और हमारे इंस्टीट्यूट के सहयोगी लोग हैं उनको देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम में संस्थान परिचय और हमारे अतिथियों का स्वागत और वंदन करने है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मुख्य पैट्रॉन श्री अखिलेंद्र कुमार सर, मेंबर जनरल काउंसिल अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई। सर आप आए और आज के इस विशिष्ट दिवस पर अपना आशीर्वचन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय श्री अखिलेंद्र कुमार सर। धन्यवाद नागेश जी। मैं आज बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि पहला दिन नवरात्रि की सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इतने सारे लोग हमसे आज जुड़े हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं। और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर भी मैं शुभकामनाएं सभी को देना चाहता हूँ कि आज के दिन वास्तव में एक ऐसा दिन है जब सभी लोग अवेयरनेस के लिए इस जो हमारी अभी डॉक्टर रमेश पांडे जी डायरेक्टर सीआरसी बोल रहे थे, तो उन्होंने जो बहुत सारी बातें इसकी इश्यूज को फ्लैग किया, उसके लिए हम लोग सदैव एक अवेयरनेस के लिए चिंतित हैं, सब करने के लिए चिंतित हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज की इस कड़ी में जो इस कार्यक्रम को रखा गया है, मैं सीआरसी के संग जो हम लोग का एक पुराना रिश्ता है, पुराना कोलैबोरेशन रहा है, मैं तो खैर उसके नींव का पत्थर एक तरीके से हूँ, क्योंकि वहाँ स्थापना के समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। तो लखनऊ में सीआरसी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो यूपी में सीआरसी नाम की चीज कोई नहीं जानता था, परंतु जब सीआरसी ने अपने पैर फैलाने चालू किए, जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो आज पूरे यूपी में तो सब लोग उससे बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन हो रहे हैं। परंतु मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ तो सीआरसी लखनऊ और सीआरसी गोरखपुर, जिसके कि रमेश पांडे सर डायरेक्टर रहे हैं और आज यहाँ लखनऊ में डायरेक्टर हैं, इनके कार्यकाल में जो बहुत सारे कीर्तिमान हुए हैं। हमारे संग डॉक्टर राजीव रंजन जी प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग जुड़े हुए थे, विकास मिश्रा जी मोबिलिटी लेक्चरर हैं सीआरसी में, और नागेश पांडे जी जो हमारे वीआई के लेक्चरर हैं सीआरसी में। इन सबका इतना कर्मठ और इतना अच्छा तालमेल और इतना अच्छा कार्यक्रम है कि प्रतिदिन मैं तो समझता हूँ कि नागेश पांडे जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम बहुत शीघ्र आने वाला है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल में इतने सारे वेबिनार ऑनलाइन आयोजित किए हैं, जिसका श्रेय नागेश पांडे जी को जाता है और इनके कभी भी थकान इनको नहीं मिलेगी आपके साथ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है इनके उत्साह को देखते हुए, मैं मनोबल इनका बढ़ाना चाहता हूँ। आज की इस कड़ी में मैं जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड बहुत ही एमिनेंट गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार कुंद्रा जी हैं, जिनका ऑटिज्म आश्रम हैदराबाद में स्थापित है और एक ऐसी लेजेंड है ये कुंद्रा साहब, जिन्होंने एक नई दिशा दी है लोगों को। जो हम लोग एक दिमाग में हमारे रहता है कि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, खासतौर से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के जो बच्चे हैं, वो हमारे बाद क्या होगा उनका। हर पेरेंट के दिमाग में एक चिंता रहती है कि हमारे बाद इनको कौन देखभाल करने वाला होगा, इनको कौन सहयोग करेगा और इनका जीवन यापन पूरे सोसाइटी में कैसे चलेगा। तो डॉक्टर AK कुंद्रा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव इंडिया में लिया है, जो एक अलग टाइप का इनिशिएटिव है। इतने बड़े
कई एकड़ों में फैला हुआ ऑटिज्म आश्रम में अगर आप कभी जाएं देखेंगे तो आपको ये मालूम देगा कि वहाँ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में ऑटिस्टिक बच्चों को रखा जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। ऐसे कॉटेजेस बने हुए हैं जिसमें अगर बच्चा सिंगल भी है, अभी कुंद्रा साहब बेटर एक्सप्लेन करेंगे। मैं तो उनकी जो एक्टिविटीज को जानकर इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द आपका सेंटर विजिट करूंगा और ये हम लोग का सौभाग्य होगा आपके पास आने का। तो डॉक्टर कुंद्रा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आग्रह को, हमारे अनुरोध को, निवेदन को स्वीकार किया और आज के कार्यक्रम में समय दिया, क्योंकि आज हैदराबाद में ऑटिज्म आश्रम द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उस कार्यक्रमों के बीच से आपने समय निकाला हमारे लिए और आप जुड़े हैं। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर रुमा चतुर्वेदी जी, पुष्पा खन्ना मेमोरियल रिहैब सेंटर फॉर CWDs कानपुर, जो कि अपने आप में एक अलग बहुत ही अच्छा सेंटर स्थापित है। मैं वहां पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां की एक्टिविटीज को देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और उनके जो आज के कार्यक्रम है, आज आपने पूरे कानपुर में बहुत लंबी रैली तमाम सारे बच्चों की संख्या में निकाला और जनमानस को अवेयर किया कि हम कैसे हम कार्य के बीच में करें और जो हमारी RPD एक्ट 2016 की जो डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें खास तौर से पहले तो पूर्व में ऑटिज्म का पहचान नहीं होती थी, सर्टिफिकेशन नहीं होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी हमारे पेरेंट्स को और पेरेंट्स के ग्रुप को प्लस एजुकेटर्स को। परंतु अब ये इस एक्ट के बाद से इसका ऑटिज्म का सर्टिफिकेशन होने लगा है, परंतु अभी भी बहुत सारे रुकावटें हैं। हमारे संग डॉक्टर मधुबाला जी हैं, जुड़ी हुई है, जो सायोनी ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं और एक रिहैब साइकोलॉजिस्ट हैं। सुवीरा के संग भी उनका जुड़ाव रहे और पूरे लखनऊ में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, खासतौर से बचपन डे केयर सेंटर में आप रेगुलर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करते हुए डॉक्टर अनिल कुमार कुंद्रा जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उनके कई कार्यक्रम आज लगे हुए हैं, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया वो आए और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए अपने उद्गार से सभी का ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर अनिल कुमार कुंद्रा जी, आपका स्वागत है। आप आ जाएं और आप संबोधन करें। डॉक्टर A.K. कुंद्रा सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? डॉक्टर कुंद्रा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझको 1:45 पे आप ज्वाइन करा दीजिएगा। अच्छा जी। वो 1:45 पर कंफर्टेबल है बात करने के लिए। तो मैं इसी कड़ी में डॉक्टर रुमा चतुर्वेदी जी, जो हमारे संघ में यहाँ पर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जुड़ी हुई है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आज हम सब सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग 125 पार्टिसिपेंट्स हमारे संग आज जुड़ चुके हुए हैं और CRC का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा इसका कार्यक्रम का मैनेजमेंट किया है कि हमारे संग 125 पार्टिसिपेंट के जो एक्टिविटीज है, वो एक मदर भी है ऑटिस्टिक चाइल्ड की, उनकी जो डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग है वहीं से आपने इंटरेस्ट लिया। वैसे इनका जो कार्य क्षेत्र है, आप एक बहुत ही जानी मानी कंपनी सेक्रेटरी हैं, एक आपका अलग कार्य क्षेत्र रहा है कंपनी सेक्रेटरी। आप जानते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में कंपनी सेक्रेटरीज का काम होता है, परंतु एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर होने के नाते इतना संवेदनशील व्यक्तित्व आपके सामने, आपके बीच में आज मैं यहाँ पर आ रहा है, जो आपको रियल जो अनुभव है, रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। डॉक्टर रुमा चतुर्वेदी जी, आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल कुमार जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें इतने डिस्टिंग्विश्ड पैनल के सामने रख सकूं।
और जब मुझे पता चला कि कुंद्रा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बहुत ही थ्रिल्ड और एक्साइटेड हुई, क्योंकि मुझे 2 बार ये अनुभव हुआ है कि मैंने सामने से कुंद्रा सर की प्रेजेंटेशंस को देखा है, उनकी बात सुनी है, एक बार अहमदाबाद में और एक बार कोलकाता में। तो मैं उनको सुनने की बहुत इच्छुक हूँ। और अभी मैं जो भी आपके सामने रखना चाहूंगी, हम सब आज 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मना रहे हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात एक माँ के रूप में रखूंगी कि इस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में किस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। तो जैसे कि अभी पांडे जी ने भी हमें बताया कि लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो बहुत देर हो जाती है आइडेंटिफिकेशन में, डायग्नोसिस में और फिर काम करने में। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि गांव तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, बट शहरों में भी, क्योंकि जो पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर से जो मैं जुड़ी हुई हूँ, उसमें जितने भी हमारे बच्चे हैं ज्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं। तो यंग पेरेंट्स जो होते हैं, जिनके बच्चे को अभी अभी डायग्नोसिस मिला है, वो बहुत ही डिनायल की स्थिति में होते हैं। उनका ये होता है कि ऑटिज्म कब ठीक हो जाएगा, कितने महीने में ठीक हो जाएगा ऑटिज्म। और यहाँ पे जितने भी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, ये मेरी बात से बिल्कुल ही सहमत होंगे। तो हमें जो जागरूकता है, हमारी जो संस्था है, उसका एक तरफ तो ये काम है कि रिहैबिलिटेशन के माध्यम से, थेरेपीज के माध्यम से हम बच्चों को तैयार करें समाज में आने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम सभी का एक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को भी तैयार करें कि जब हमारे बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे तो वो खुले हाथों से उसको स्वीकार कर पाए। मैं एक एज अ पेरेंट, ऑटिज्म हम सब जानते हैं कि WHO के आंकड़े बताते हैं कि 59 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। तो मतलब हम कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा आपके घर में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑटिज्म को समझें। और जैसा कि हमसे पहले भी जो हमारे स्पीकर थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लेबल, वी आर नॉट। आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस मैम, क्लियर है वॉइस। प्लीज मैम कंटिन्यू। धन्यवाद। तो जो उससे जुड़ी कठिनाइयां होती हैं, जैसा कि कम्युनिकेशन, संवाद, सोशल इंटरैक्शन, जैसे मुझे और आपको बहुत आसानी होती है, हमारे बच्चों को आसानी नहीं होती है। और उनका स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, हैंड फ्लैपिंग, जो हमें बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन शायद हम सब जानते हैं कि उनके लिए ये जरूरी है, शायद वो उनकी नीड है। मेरी अपनी जो जर्नी रही है मेरे अपने बेटे के साथ, और हमारा एक बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही बढ़िया पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट का सहयोग मिले। हम सब भले ही एक नाव में सवार ना हो, पर हम सब लोग एक नदी में तो जरूर हैं। हमारे, जैसे हम जानते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है, और हर बच्चा जिसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है वो दूसरे से अलग है। तो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हमें हर बच्चे के साथ अपनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे मध्य जो कि सीवियर हैं, जिनको बहुत बिहेवियर है, कुछ मॉडरेट हैं, और कुछ माइल्ड हैं, हाई फंक्शनिंग भी है, जो कि बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। तो हमारा जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, उसके माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम लोग हर पेरेंट को होप दे पाए। हमारे पास अपने बच्चे के लिए पूरा एक, जिसे कहते हैं हम लोग, लाइफ लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री। थेरेपी करने के बाद वो अंत नहीं है। वो बच्चा जो है, जैसे कि मैं बहुत जल्दी से संक्षिप्त रूप से बताऊंगी कि जैसे हमारे पास बच्चा आया, छोटा बच्चा है, उसको अभी अभी डायग्नोसिस मिला है, तो हम उसके साथ इंडिविजुअल थेरेपीज की शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे हम उसको सोशलाइजेशन सिखाएंगे, उसको एक छोटे ग्रुप में लाते हैं। साथ ही साथ जो थीम बताई गई, इंक्लूजन, हम में एक इंक्लूसिव स्कूल भी चलाते हैं, जहां न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ हम अपने बच्चों को भी रखते हैं, ताकि धीरे धीरे वो, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए इतने बड़े ग्रुप में बैठना बहुत ही सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। तो हर बच्चे के हिसाब से उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा एकेडमिक स्कोप अप कर लेते हैं ऑटिज्म के साथ भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें सिर्फ फंक्शनल लिटरेसी तक ले जाना है, जहाँ पे वो
जितनी मुझे और आपको पढ़ाई की रोजमर्रा में जरूरत होती है वहां तक ले जाएं। साथ ही साथ हमारे बच्चे जिस चीज में रुचि लेते हैं उस रुचि को अगर हम बाद में इस तरह से परिवर्तित कर सकें कि वो उससे अपना जीवन यापन चला सकें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी चला सकें तो कम से कम जब वो 18-20 साल के हो रहे हैं तो जो हम वर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, उनको भी 4 से 5 घंटे जाकर कहीं कुछ काम करना है। तो हर ऑटिज्म के पेरेंट को सबसे पहले तो जो होता है कि पेरेंट को ये समझना कि ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो सारी जिंदगी रहने वाली है, लेकिन ये कंडीशन होते हुए भी हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे कुछ बच्चे जो हैं, एक हमारा बच्चा है, अगर आप नाम जानते हो, प्रणव बख्शी, ऑटिज्म है उसको लेकिन वो एक मॉडल है। एक और बच्चा है रणवीर सैनी, वो एक इंटरनेशनल गोल्फर है। और इस तरीके के बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो ऑटिज्म होने के साथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है उसका नाम है वयम, वयम यानी हम सब। और अगर हमारे बच्चे यहाँ तक पहुंच पाए हैं तो हमारी जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का मोटो है, मैं उसको जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ, क्योंकि ये बहुत आत्मसात होता है हम लोगों के लिए, हम पेरेंट्स के लिए, जिसमें हम कहते हैं श्रद्धेन निरंतरे दीर्घकालीन प्रयत्न। जो भी लोग यहाँ पे ऑटिज्म के साथ कार्य कर रहे हैं वो इस चीज को मानते हैं, श्रद्धा से दीर्घ काल तक निरंतर प्रयत्न करने पर ही हम अपने बच्चों के साथ बच्चों में फर्क ला पाते हैं। और इस पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का ऑटिज्म में मुझे ये लगता है कि हाँ, थेरेपीज बहुत कारगर है। हम लोग भी अपने बच्चों के साथ पैक्स, आवाज, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। बट ऑटिज्म, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऑटिज्म का जो लोगो है वर्ल्ड वाइड वो एक पजल का लोगो है, क्योंकि ऑटिज्म एक पहेली की तरह होता है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी चीजें अलग होती हैं। तो पेरेंट एम्पावरमेंट, मेरे हिसाब से जो भी संस्था इस फील्ड में कार्य कर रही है, हम पेरेंट्स को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑटिज्म स्पीक्स, जो विश्व में ऑटिज्म के काम करने वाली एक अग्रणी संस्था है, उसके साथ मिलकर एक केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जो विश्व के 40 देशों में चल रहा है। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि इंडिया में उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। फिर उन्होंने ऑल ओवर इंडिया इस प्रोग्राम को वेरियस सेंटर्स को दिया, और हम लोग भी पिछले 2 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पेरेंट को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे जो हमारे कोर इश्यूज होते हैं ना, प्ले, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, उस पे कैसे काम करें। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक पेरेंट होना, जिसमें एक हमारे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने बिल्कुल इस बात को बताया कि थेरेपिस्ट, एजुकेटर, सबको तो पेशेंस रखना ही होता है। एक जो माँ बाप हैं या जो भी ऑटिज्म के बच्चे के साथ रहते हैं, उनको जरूर एक, कहते हैं ना, बर्फ की थैली सर पे रख के रहना होता है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कभी कभी उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, वो एक ही चीज को बार बार पूछेंगे। तो हमें उनको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस से पहले की बात आती है कि पहले हम लोग इसके बारे में अवेयर हों। जैसे सर ने अभी, अखिलेश सर ने बताया कि आज हम लोगों की रैली थी, तो सुबह हम लोगों ने यहाँ पे कानपुर में एक मोती झील जगह है जहाँ पे बहुत मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, वहां पे जाकर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए, और उसमें ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म होने के बाद भी वो कितना अच्छा कर सकते हैं, इसको जनमानस तक पहुंचाया। ऑटिज्म के बेसिक लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में लोगों को बताया। और अगेन मैं यही कहूंगी कि ये कार्य भी श्रद्धेन निरंतरे दीर्घकालीन प्रयत्न है। ये भी एक दिन का कार्य नहीं है। समाज में बदलाव लाने के लिए हम सब लोगों को सामूहिक रूप से बहुत प्रयत्न करने हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में मैं CRC लखनऊ और अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस तरीके के प्रोग्राम्स की बहुत जरूरत है, ताकि हम सब ऑटिज्म को जनमानस तक लेके जा सकें, है ना। ज्यादातर क्या होता है, हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं मॉल में, लोग हमको ऐसे देखेंगे और
कैसी माँ है खुद सिखाया नहीं। लेकिन अगर मॉल में जाने वाली उस महिला को पता हो कि ये बैड पेरेंटिंग नहीं है, उसके साथ दिक्कत है, इस मॉल में जितनी लाइटें और जितना आपकी वो स्मेल्स और चीजें और लोग आ रहे हैं, उससे उस बच्चे को दिक्कत हो रही है और ये व्यवहार इस कारण से हो रहा है। तो ये दोनों तरफ की चीजें हैं, बच्चे को समाज के लिए तैयार करना और समाज को बच्चे के लिए तैयार करना। एक चीज मैं यहाँ पे और उठाना चाहूंगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जितने भी लोग एज प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, हम लोगों की जिस तरह से हम लोगों की ब्रिंगिंग अप हुई है, हमारे लिए एकेडमिक्स इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा 2.5 साल का है, उसको आप पढ़ा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के अपने शरीर के काम से शुरू करें, एडियल्स पे काम करें, उसके इंटरेस्ट पे काम करें, इसे हम लोग स्वलीनता बोलते हैं, यानी वो स्व में लीन रहता है, उसकी दुनिया में जाने का प्रयत्न करें, उसका जिसमें मन लगता है उसको लेकर हम उसको चीजें सिखाएं। जितना सोशल इंटरेक्शन जरूरी है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम बच्चे को सिखाएं, और ये चीज एक दिन में नहीं होने वाली है। और हर तरह से हमको इस तरीके से अपने बच्चे को तैयार करना है, जैसे कि अखिलेश जी ने बहुत ही सही चीज को पॉइंट आउट किया कि एज अ पेरेंट आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहने वाली है, वो है मेरे बाद क्या। तो पूरा का पूरा, और मैं इसमें हमारे जो डॉक्टर A.K. कुंद्रा जी का जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही काबिले तारीफ है कि वो इस तरीके की चीजें ला रहे हैं जहां पर बाद में, और अभी हम बहुत सारे पर्सनली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म आश्रम में हैं, कि एक सेफ स्पेस मिल पाए जहां हमारे बच्चों की बहुत अच्छे से केयर की जाए। तो इसी सिलसिले को चलाते हुए हम लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे के एडियल्स और अवेयर, एक्सेप्ट एंड एम्पावर। मैं हर पेरेंट से यही बोलूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं होल हार्टेडली, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। क्यों आपको इतनी शर्म आती है अपने बच्चे को कहीं पे भी बाहर ले जाने? क्योंकि जैसा कि पांडे सर ने भी बताया, आज तक ऑटिज्म क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। मेरा बेटा है 16 साल का जिसका डायग्नोसिस है ऑटिज्म का, मेरी एक बेटी भी है 6 साल की जो न्यूरोटिपिकल। तो ऑटिज्म एक कंडीशन है, पार्ट ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी है, उसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म के बच्चे और व्यक्ति को जैसा वो है उसी तरह से हम एक्सेप्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि समाज भी हमारे बच्चों को उनका यथोचित स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र जी और सुधीरा इंस्टीट्यूट, जिन्होंने आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख पाऊं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सादर धन्यवाद मैम, आपका हमारे इस पटल पर जुड़ने और इस पटल पर अनुभवातीत होकर के अपने धरातल से जुड़े अनुभवों को स्वयं एक माँ के शब्दों में पिरो करके हमारे बीच रखने हेतु आपका CRC लखनऊ तथा सुवीरा इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर A.K. कुंद्रा सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? आप मेरे भी जुड़ चुके हैं सर। कुंद्रा सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? शायद वो जुड़ने वाले होंगे। कुंद्रा सर, चलिए अगले क्रम में डॉक्टर मधुबाला यादव मैम। डॉक्टर मधुबाला यादव मैम PhD साइकोलॉजी, PGDRP, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड कैरियर मेंटर, पैशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल एलाइड साइंस, लखनऊ। She is a trained rehabilitation psychologist with PGDRP in rehabilitation psychology and PGDP psychology with specialization in understanding learning and teaching style and their effect on academic achievement. She is the associate psychologist and trustee of NGO Passionate Trust India, and her organization is working
meticulously to promote mental health among children with the women and various disparate and marginalized groups in the India. She is also associated with Divyangjan Sasaktaran Vibhag, Uttar Pradesh, and is master trainer for identification of learning disability and ADHD. She has given master training more than 1,000 teachers for the Lucknow, Aligarh, Mirzapur, Basti, Agra, and Azamgarh district in Uttar Pradesh. She is also certified career analyst and career mentor and doing. आपका हमारे बीच आना और हमारे बीच अपने मनोभाव रखना हम सभी के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं संयुक्त रूप से सीआरसी लखनऊ और सुबीरा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और हमारे बीच अपना महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन रखें। आदरणीय डॉक्टर मधुबाला यादव मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जस्ट अ मिनट। धन्यवाद सर। मुझे सुन सकते हैं सर आप? यस यस प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। इतने अनुभवी लोगों के बीच में मुझे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस मौके पे कुंद्रा सर को सुनने का मौका मिलेगा और रूमा जी के सेंटर पे भी मैं गई हूँ और वहाँ का इतना बच्चों के प्रति इतना लगाव और इतना अच्छा वहाँ पे बच्चों के साथ सब देख के मुझे लगा कि अब जितना हम लोग केसेस की बात करें, ऑटिज्म बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से लोग अवेयर हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो हम लोग 2 अप्रैल को मनाते हैं ऑटिज्म अवेयरनेस डे, तो सब लोगों का ये जो प्रयास है, सुबीरा इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ जो काम हो रहा है, सीआरसी लखनऊ में जो काम हो रहा है, वहाँ भी इतने अच्छे सेंटर को डेवलप किया गया है, अर्ली इंटरवेंशन पे काम हो रहा है। कानपुर में रूमा जी इतनी एक्टिव हैं, जो सपोर्ट ग्रुप उनका चल रहा है वो बहुत ही इस पेरेंट्स ग्रुप को आगे ला रहा है। तो ये सारी चीजें देख के अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब जितने भी एक्सपर्ट हैं, पेरेंट्स हैं और जो एक हम लोग जो आम लोग नहीं जानते थे ऑटिज्म के बारे में, वो भी इनके बारे में कम से कम जाने। क्योंकि जैसा कि रूमा मैम ने बताया कि सिर्फ हम इंक्लूजन की बात करें तो सिर्फ बच्चे को हमें इस लायक नहीं बनाना, बल्कि हमें सोसाइटी को भी इस लायक बनाना है कि वो अगर इस तरह के बच्चों को देख रहे हैं तो वो उनको समझ पाए कि उनकी किस जरूरतों की वजह से, किस तरह की उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से इश्यूज उनके आ रहे हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट कर पाए और फिर उस हिसाब से उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, फैमिली के लोग, सोसाइटी के लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब पे बात होनी चाहिए। तो अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बात करूं तो जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, 2 तरह के बिहेवियरल इश्यूज हम देखते हैं इन बच्चों में कि एक तो जो स्पेसिफिक बिहेवियर है वो काफी इनके बढ़े हुए लगते हैं। अगर इन बच्चों को आप देखें तो मैं बहुत ज्यादा डायग्नोसिस की बात नहीं करूंगी कि वो सब जानते हैं कि ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो उनके क्या लक्षण है कैसे, लेकिन जो 2 तरह के बिहेवियर है जो हमें एक्सेसिव दिखते हैं, जिसमें कि सेल्फ स्टिमुलेशन है, वो अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करने के लिए हैंड क्लैपिंग कर रहे हैं, ट्विलिंग कर रहे हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है, और इसके अलावा कुछ कंपल्सिव बिहेवियर है, जैसे एक ही जगह पे बैठना, एक ही रूटीन को फॉलो करना, तो जो आम बच्चे नहीं करते। तो कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो इन बच्चों के स्पेसिफिक होते हैं, जिस वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो बिहेवियर जिनमें डेफिसिट आप देख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज में लैंग्वेज आप देखेंगे कि इनका वर्बल नॉन वर्बल दोनों में आप इनमें डेफिसिट देख सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये बच्चे सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके अलावा जो एक इनअप्रोप्रिएट पैटर्न इनका अटेंशन का, तो ये जो इस तरह के बिहेवियर में आप कमी देख सकते हैं जो इनको आम बच्चों से अलग करते हैं। लेकिन अगर इन बिहेवियर को हम शुरू में पहचान जाए, 1.5 से 2 साल के बच्चों को हम लोग जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, अगर इन बच्चों पे इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया जाए जब 5 साल की कम उम्र से ही, तो आप देखेंगे कि काफी सुधार इनमें 5 साल तक आते आते दिखाई देने लगे। क्योंकि उस समय जो 5 साल की उम्र है, सबसे ज्यादा जो ब्रेन डेवलपमेंट का जो इनका न्यूरल डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी में हो रहा होता है, और इस उम्र में अगर इनको अर्ली इंटरवेंशन मिलता है, हर तरह की थेरेपी मिलती है, तो काफी इनमें सुधार देखा जा सकता है।
सो इस तरह के जो भी बिहेवियर्स हैं, अर्ली इंटरवेंशन में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। सो किस तरह का इनकी थेरेपी हो जो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करे। तो पेरेंट्स की हम बात करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने बहुत जगह इनका थेरेपी कराया, ओटी कराया, स्पीच कराया, पर कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे हैं वो बहुत यूनिक है, अपने आप में हर बच्चा अलग है। तो हम थेरेपी हर बच्चे को सेम देने की बात जो कर रहे हैं उसमें हमें बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अगर हम अपनी थेरेपी पे काम करें, हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है कि किस सिम्टम, किस थेरेपी का यूज करने से बच्चे के सिम्टम कम हो रहे हैं। चाहे आप जो भी थेरेपी उसमें यूज करें, चाहे आप वहाँ पे ये कर रहे हो या सेंसरी इश्यूज पे काम कर रहे हो, अटेंशन पे काम कर रहे हो, उनके कॉग्निशन पे काम कर रहे हो या स्पीच पे काम कर रहे हो, कुछ भी करके अगर आपको लगता है कि ये काम करने से बच्चे में सुधार है तो वो आपको उस पे आप उन सब अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। सो ये टाइम पे पेरेंट्स को एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी कि इस तरह की चीजों से बच्चे में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो एक कोलैबोरेशन है पेरेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, जो थेरेपिस्ट है उनका, टीम वर्क बहुत ज्यादा इसमें हेल्पफुल होता है। बिना टीम वर्क के अगर आप एक स्पेक्ट्रम पे के बच्चे को सोचें कि आप ठीक कर लेंगे तो ये काफी मुश्किल होगा, और धीरे धीरे जितना टाइम पास होता जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। सो इनमें 4-5 चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होनी चाहिए कि इनका जो भी हम रूटीन बनाए वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, और स्ट्रक्चर्ड रूटीन क्योंकि थोड़ा कंपल्सिव बिहेवियर होता है तो जितने भी एक प्रोफेशनल्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन अगर कर रहे हैं उनपे, तो वो पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करें कि आप थेरेपी सेंटर में तो वो काम कर रहे हैं पर क्या पेरेंट्स घर पे या बाहर उनको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जितनी भी मेथड्स हैं, शेपिंग, चेनिंग, एक्सटेंशन, इन सब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को पूरी तरीके से इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। और एक चीज मेरे हिसाब से जो बहुत चैलेंजिंग है ऑटिज्म के बच्चों पे, 2 बार चैलेंजेस पेरेंट्स को बहुत काफी देखने को मिलते हैं। एक तो जब शुरू में उन्हें पता चलता है कि डायग्नोसिस में कि बच्चे को ऑटिज्म है या बच्चा उनका स्पेक्ट्रम पे है, तो जो डिफरेंट टाइप के इमोशन है, सबसे पहले उन्हें शॉक लगेगा कि किस तरह से मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, क्यों, क्या, कहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो जो शॉक वाला एक इमोशन है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। उसके अलावा डिनायल मोड में कई बार पेरेंट्स रहते हैं, काफी टाइम तक इसलिए नहीं परिवार वाले मानते कि उनके बच्चे को कोई समस्या है और वो शुरू में उनको थेरेपी या किसी प्रोफेशनल के पास नहीं ले जाते। गिल्ट की फीलिंग बहुत आम होती है पेरेंट्स में, क्योंकि मेरी गलती की वजह से या मेरी कुछ कमी की वजह से हमें इस तरह का बच्चा हुआ या आगे मेरी गलती से इसको सफर करना पड़ेगा। एंगर का जो एक इमोशन है, काफी हो सकता है माँ ये मानती हूँ पर घर के और लोग हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें एंगर इश्यूज, फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो काफी यहाँ पे उनको प्रभावित करता है। डिप्रेशन भी काफी आम हो जाता है। कई बार सिंगल अगर मदर हैं या सिंगल पेरेंटिंग हो रही है या फिर सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, वर्किंग है, तो इन बच्चों के साथ फिर आपको वहां पे भी चैलेंजेस हैं, कई बार छोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, तो एक डिप्रेशन का पीरियड। तो ये सारी जो मिले जुले जो इमोशंस हैं इनको कैसे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप पे काम करके कैसे इन पे वर्क किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम आता है जब डायग्नोसिस होती है, तब जब अर्ली इंटरवेंशन की बात आती है, तो हम जितने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतने जल्दी इन पे काम शुरू कर पाएंगे। और एक जो दूसरा चैलेंज आता है जब इनका प्यूबर्टी पीरियड आता है, इन बच्चों का जब 11 साल से लेके 12-13 साल की उम्र के बच्चे, तो उस समय जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत इन बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे। जब हार्मोन्स चेंज होंगे तो उसमें क्या क्या इश्यूज इन बच्चों में आएंगे, इसके बारे में भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बॉडी ग्रोथ हो रही है तो क्या क्या ग्रोथ होगी उसमें। बॉयज के संग अलग चीजें होंगी, गर्ल्स के साथ अलग होंगी। फिर डिफरेंट सेक्सुअलिटी पे बात करना, फिर कुछ बच्चों में ये बिहेवियर चेंजेस आएंगे, एंगर इश्यूज बढ़ सकते हैं, हो सकता है बच्चा और ज्यादा नॉन वर्बल हो जाए, बातें कम करने लगे।
तो जो ये वाला पीरियड है, 8-10 साल आपने थेरेपी कराई, लेकिन जैसे ही 11-12 साल के बच्चे होते हैं तो अक्सर काफी चैलेंजिंग हो जाता है उनके साथ काम करना, क्योंकि वो उनका प्यूबर्टी का पीरियड होता है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि उसे कैसे हैंडल करना है। गर्ल चाइल्ड है तो उनको बहुत ज्यादा उनके साथ हमें जरूरत है ये बताने की कि अगर उनके मैच्योरेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे उनको हैंडल करना है। कई बार बॉयज में बहुत सारे सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाते हैं जो अगर हम उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स को नहीं पता है तो वो ठीक ढंग से नहीं सिखा पाएंगे, तो आगे चल के उसका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और उसके अलावा गर्ल चाइल्ड को जो सेफ्टी रूल्स है उनको बताना, बॉडी चेंजेस के बारे में बताना, तो ये सारी जो चैलेंजेस है, जो दूसरे चैलेंज प्यूबर्टी के टाइम पे हैं, ये काफी ध्यान रखने वाले होते हैं जो हमें पेरेंट्स को और जो उनके साथ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं पहले से अगर इस पे बात हो जाए तो काफी हेल्प हो सकती है। सो इन बाकी सारी चीजों पे तो काफी बातें हो चुकी है। इन सब के अलावा मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, सिर्फ जो कमी है उसके बारे में बात करें, स्ट्रेंथ क्या क्या है अगर हम इस पे फोकस करें तो आप देखिए कि जैसे जैसे ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि मैं लोगों से अलग हूँ, अपने आप को वो समझ चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं मैं सबसे डिफरेंट हूँ, और फिर वो अपने आप में जो क्रिएटिव चीजें हैं वो खुद एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चा किसी काम में क्रिएटिव है तो उसको आप वहाँ पे उनको ये करिए, प्रमोट करिए उनकी जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि कुछ पॉजिटिव ऐसी क्वालिटीज हैं जो इन बच्चों में बहुत होती है। इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, कई बार आप देखिए कि बहुत अच्छा कंसंट्रेट होकर ये काम करते हैं, बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। कई बार 100% अटेंशन आप देखेंगे जब किसी काम में कर रहे हो तो बहुत फोकस्ड होते हैं। ये बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे हम आम बच्चे आप देखिए जब बड़े हो रहे हैं तो बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए, फैशन से लेके गैजेट तक हर चीज। लेकिन ये बच्चे काफी सिंपल होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों में ये बहुत डिमांडिंग नहीं है। तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पे भी हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हम इनके जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकें। इनका जो एक परसेप्शन का बहुत यूनिक सेंस ऑफ परसेप्शन है इनके पास, जो शायद आप इन उम्र के और बच्चों, बढ़ते हुए बच्चों में ना देख पाए। बहुत सारी विजुअल प्रोसेसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं उनकी बात अगर हम करें तो हम इन बच्चों के साथ और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उनको एक्सेप्ट करके इनके साथ काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया आप लोग सबके सामने अपनी बात रखने का। मैं सीआरसी लखनऊ और अखिलेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और यहीं पे अपनी बात खत्म करती हूँ क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है और अभी कुंद्रा सर को सुनने के लिए भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप मधुबाला जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अच्छा। कुंद्रा सर जो है 2:10 पे ज्वाइन करेंगे। ओके सर, ओके ओके ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि मैं सर ज्यादा समय ना लूं इसलिए थोड़े कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को सुन पाए हम लोग। बहुत अच्छी आपकी डिलीवरी थी, बहुत बढ़िया आपने बताया सारे सेशन का, बहुत बढ़िया है। पर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी आने में उनको समय है, तो हम लोग 5-6 मिनट आपसे और सुन लेंगे। बढ़िया। जी। तो मेरा कहने का सर यही मतलब था कि जब हम सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक जो बढ़ते हुए बच्चों, क्योंकि वहाँ पे और चेंजेस है, सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक्स की बात नहीं रह जाती। यहाँ पे हम सेल्फ स्किल कितना सिखा पाए वो इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी में उठने बैठने जो सोशल एक अडेप्टेशन की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उनका वोकेशनल वो क्या कर पाएंगे, सिर्फ हम उनसे डिफरेंट चीजें बनवाएं, कैंडल मेकिंग, मसाला मेकिंग, ये सारी चीजों हम कहाँ तक उनके लिए हेल्प कर पाएंगे, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्या उनको ऐसा करें कि वो अपनी जो अगर थोड़ा असिस्टेंस के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाए तो वहाँ पे उनको वो चीजें सिखा सकते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी आगे जाके होनी चाहिए और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं
हम लोग अब यही हमारे लिए चैलेंज है कि हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में अगर ला रहे हैं तो वोकेशनली हम इन्हें कितना इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। तो दो चीजें जो एक चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने सबसे ज्यादा यही होती है जब पेरेंट्स आते हैं कि मैम बाद में क्या करेगा बच्चा हमारा, या हम लोग हमेशा तो इनके साथ नहीं रहने वाले, तो ये कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, आगे क्या करेंगे। क्योंकि 10-15 साल लगातार थेरेपी में रहने के बाद फाइनेंशियली भी काफी क्राइसिस में कई बार पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्या ऐसे सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएं जिनमें इन बच्चों के साथ हम काम करते हैं। और अभी इंडिया में बहुत काम हो रहा है, इस तरह के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अगर है तो हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे के किस तरह से उनको इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए प्रमोट कर सकते हैं। सो जहाँ तक थेरेप्टिक इंटरवेंशन की बात है, कौन सी पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चैलेंज है कि किस थेरेपी का रोल हम करें, क्योंकि अभी डिफरेंट कुछ एविडेंस बेस्ड थेरेपी भी है, इसके अलावा कुछ ऐसी थेरेपीज भी हैं जो कहती हैं कि नहीं हमारे पास इलाज कराइए तो ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। तो लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा कुछ बीमारी नहीं है जो आप इसमें कुछ करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। जब जितनी जल्दी इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमें इनको सिखाना है कि हम इनकी स्ट्रेंथ के साथ ये कैसे आगे अपनी लाइफ को चला पाए, ना कि इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इनकी बीमारी ठीक हो जाए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आप कुछ करेंगे तो ये बिल्कुल से नहीं रहेगी या खत्म हो जाएगी। सो इनके साथ इस तरह से काम करें कि जो इनकी डिसेबिलिटी है, जो इनको हम डिफरेंटली एबल्ड बोल रहे हैं, तो इनकी जो डिफरेंस है, जो दूसरों से इनको अलग करा है, उस डिफरेंस को पहचानें और फिर उस डिफरेंस के साथ काम करें। जिस दिन आप उनके डिफरेंस को पहचानेंगे उस दिन ही हम उनकी स्ट्रेंथ को उस पर काम कर पाएंगे। क्या क्या चीजों में बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियन बनते हैं, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी करी जो स्पेक्ट्रम पे थे और आप उनको समझ भी नहीं पाएंगे कभी इनको ऑटिज्म रहा भी होगा, क्योंकि उन्होंने खुद के एक्सेप्ट किया। उनको उनके साथ जितना सपोर्ट ग्रुप था उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि वो अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको, जबकि वो लास्ट टाइम हमारे यहाँ मिस्टर रॉन आए थे जो कि स्पेक्ट्रम पे थे, जिन्होंने रिएटेस्ट थेरेपी पे काफी काम किया, और जब वो बोल रहे थे तो किसी ने नहीं जाना कि इन्हें भी कभी ऑटिज्म रहा होगा। तो लेकिन उन्होंने अभी वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं यहाँ पे जहाँ पे अपनी पीएचडी उन्होंने कंटिन्यू की। सो इस तरह की बहुत सारे जो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, उन सक्सेस स्टोरीज को हमें पेरेंट्स को और बताना चाहिए और उनको, ताकि हम उनको पॉजिटिवली ये बता पाएं कि आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ये सुन लिया कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो आपने सारी होप अपनी खो दी या सब कुछ खत्म हो गया। ये जिस दिन आप जब बाहर निकलेंगे इस चीज से, उस दिन ही आप इन बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो खुद भी पेरेंट हैं इन बच्चों के, उनके साथ हम जितना जुड़ें, उनके साथ जितने एक्सपीरियंस शेयर करें, उतना ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि हम इन बच्चों पे काम कर सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पे मैं मतलब ये देखती हूँ कि काफ़ी हम इजली इस तरह के सपोर्ट ग्रुप पे काम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इनको प्रमोट करें और एक दूसरे को जैसे वीकली यहाँ पे सीआरसी में जो वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा है कि लोगों को काफी कुछ इसमें अवेयर होने का मौका मिला है। उसी तरह इस तरह की अगर हम ऑनलाइन वेबिनार सिर्फ पेरेंट्स के लिए करें, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को बता पाए, या हो सकता है एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को समझ पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को बता पाए, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है जो पेरेंट्स सक्सेस स्टोरी खुद बताए अपने बच्चों की, कि उनकी बच्चों ने ऑटिज्म होते हुए भी क्या क्या किया। उनको भी खुद अपने बच्चों की सक्सेस स्टोरी शेयर करनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो एक कड़ी बनती जाएगी, तो जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज्यादा वो इन सब चीजों को लेके अवेयर होंगे। सो इसके अलावा जो बिहेवियरल इश्यूज की बात है, अगर उसमें देखें तो इन बच्चों में जो एक मोमेंट एक ऐसा आता है जब इनको लगता है कि अब ये बिहेवियर यहाँ पे खत्म नहीं होगा, जो फिक्सेशन का टाइम आ जाता है। कई बार ऐसा होता है थेरेपी के टाइम में देखते हैं कि 1-1.5 महीने काम हो रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि कोई भी बच्चे में सुधार नहीं है, तो वहां पे जो फिक्सेशन आ गया है किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके, उसके लिए भी आप मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी वो बिल्कुल परेशान ना हो। एक्सपर्ट जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ बात करने की जरूरत है कि क्या कहाँ पे ऐसी क्या फैमिली में ऐसा कोई इशू है, क्योंकि
अगर उनका सोशल या फैमिलियल बैकग्राउंड में कुछ मिसमैच है तो आपका थेरेपेटिक इंटरवेंशन हो सकता है उस हिसाब से काम ना करे, जिस वजह से बच्चे का कोई भी बिहेवियर फिक्स हो गया है। तो इस वजह से जैसा कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हुई, समझ लीजिए ऑटिज्म के साथ साथ ADHD बहुत बच्चों को है, अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ADD है, इस तरह का अगर इशू है तो हो सकता है कि वो जो थेरेपी चल रही है बच्चे के साथ, क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशन है तो इसलिए उतना काम नहीं करेगी। तो मैं अगर मेडिकेशन पे भेजना है, जो रेफरल बढ़ाने की बात है कि वहाँ पे मेडिसिन देना है तो उसकी जरूरत पड़े, ADHD है तो अगर मेडिसिन दे के बच्चे में सुधार आ रहा है तो उसके लिए भी हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि मेडिसिन की साइड इफेक्ट होंगे, इस वजह से हम उनको ये सब चीजों के लिए आगे नहीं भेज रहे हैं। सिर्फ थेरेपी से कई बार काम नहीं चल पाता, क्योंकि जब तक बच्चा थेरेपी लेने के लिए उसका नहीं होगा सिचुएशन, तब तक वो बिहेवियर हो सकता है उस पर आपकी थेरेपी वर्क ना कर पाए। तो कई बार जो है कि मेडिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है अगर कोमॉर्बिड कंडीशन ऑटिज्म के बच्चों के साथ। तो प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर इंटरवेंशन तभी हो सकता है जब आप एक्सपर्ट से लगातार इसमें बात करते रहें, और इस चीज को लेके जितना ज्यादा ओपन अप होके आप बात करेंगे उतना ज्यादा इजी होगा इन पे काम करना। हेलो सर, आवाज आ रही मुझे? जी जी मैम, आवाज स्पष्ट जी। ये तो बात सही है मधुबाला जी, आपने जो दो बातें बताई बहुत ही अच्छी हैं कि एक तो हमें अपने पेरेंट्स के बीच में जो ऑटिस्टिक रोल मॉडल्स हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए लाना चाहिए। आपके यहाँ बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट आए थे किसी फॉरेन कंट्री से, मैं बाय चांस उनसे नहीं मिल पाया उस समय, परंतु इस टाइप के जो जिन्होंने बताइए डॉक्टरेट कर रखी हैं और डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनकी लाइफ में, तो ये हमें हतोत्साहित नहीं करता बल्कि मनोबल हमारा बढ़ाता है। ये सारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। और दूसरे जो आपने बताया कि नीड बेस्ड इंक्लूजन, हर बच्चे का अलग अलग बिहेवियर है, हर बच्चे का अलग अलग एक अपना स्वरूप है, उसके स्वरूप को देखते हुए हमें नीड बेस्ड इंक्लूजन कराना है। और नीड बेस्ड इंक्लूजन के लिए हमें जो भी बदलाव लाने पड़े अपने, चाहे इंस्टीट्यूशन में, चाहे अपने सराउंडिंग में, चाहे सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह। रोमा जी बता रही थी कि बहुत सारे लोग मॉल में जैसे ले जाते हैं बच्चे को, तो दूसरी जो मदर्स हैं सोचती हैं कि क्या इनकी पेरेंटिंग इन्होंने कितनी खराब कर रखी है। उनको नहीं मालूम है कि वो ऐसे पेरेंट हैं और ऐसे चाइल्ड के संग मूव कर रहे हैं कि कम से कम वो सारी सराउंडिंग्स से उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमें सारे सराउंडिंग्स को हमेशा बच्चे को दिखाना, बताना और जनाना चाहिए कि वो बच्चा भी हर चीज को जाने। मतलब इवन उसको इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बैंक में भी जाए, वो पोस्ट ऑफिस भी जाने, वो रेलवे स्टेशन भी जाने, और वो बस स्टेशन भी जाने, मेट्रो भी जाने। हर जो हम आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो उनके लिए भी वही आवश्यकता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा आज का सेशन इसका दिया। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत प्रसन्न हैं इससे, आपकी बात से, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं, स्पेशल डीएड कर रहे हैं, स्पेशल बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं। उनके लिए भी आपका लेक्चर कहीं ना कहीं एकेडमिकली बहुत अच्छा है। तो मैं कुंद्रा साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ कि उनका रिक्वेस्ट था कि मुझे थोड़ा डिले हो रहा है ज्वाइन करने में, तो मैं डॉक्टर अनिल कुमार कुंद्रा जी को ऑटिज्म आश्रम हैदराबाद को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आ जाएं। नागेश जी, आप एक बार इनवाइट कर लीजिए उनको, अगर ज्वाइन किए हैं तो आ जाएंगे। डॉक्टर ए.के. कुंद्रा सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर कुंद्रा सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? सर, एक बार उनसे फोन के माध्यम से थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें। हमें लगता है कि इन्हीं कार्यक्रमों में आज, क्योंकि बैक टू बैक कार्यक्रम उनके भी लगे हैं।
तब तक आप ऐसा करिए जिनके हैंड्स रेज हैं 2-3 लोगों के, उनसे आप बात कर लीजिए कि उनका उन्होंने क्यों हाथ उठा रखा है, कुछ कहना चाहते होंगे, उनकी बात सुन लीजिए। मैं तब तक बात कर लेता हूँ कि उनका हिसाब से क्या बात है। कुछ ही क्षणों में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कह ले या एमिनेंट पर्सनालिटी डॉक्टर ए.के. कुंद्रा सर बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। उससे पूर्व अगर हमारे प्रतिभागियों में से किसी 1-2 प्रतिभागी के ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो हमारे बीच जुड़ी हुई मैम के समक्ष रखने पर उनके निदान अथवा उनसे जुड़ी किसी सारगर्भिता को हम प्राप्त कर पाए, तो आप अपने प्रश्न हमारे बीच रख सकते हैं। किसी भी प्रतिभागी का कोई प्रश्न आज के दिवस या आज के दिवस विशेषांक पर है तो कोई भी प्रतिभागी अपने प्रश्न रख सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, मैं बता दूं, बड़ा सुअवसर है हमारा कि हमारे बीच आदरणीय ए.के. कुंद्रा सर जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करता हूं और इस पटल पर सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आप बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में है, कई जगह आपको भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होना हुआ। सर इस समय प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं ऑटिज्म आश्रम एंड ऑटिज्म फ्रेंडली विलेज समीरपेट के, एशियाज लार्जेस्ट residential home for autistic adult and children, holds a doctorate in psychology with the research and engine in autism, research with University of Curriculum for communication among the ethnic groups, have designed a program on adult and sexually issues among autistic and adolescents and young adults in the health issue among aging autistic adults, the behavioral issue in the aggressive and self-injurious autistic adults and behavior management। आपके द्वारा 100 से अधिक आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं ऑटिज्म सोशल मीडिया पर, आपके द्वारा उसको प्रचारित किया गया है। केयर फॉर ऑटिज्म सेंटर बोलरम एंड डे सेंटर फॉर ऑटिज्म अर्ली इंटरवेंशन आपके द्वारा स्थापित किया गया। सेटिंग ऑफ द ऑटिज्म आश्रम इन खाड़ गोधरा गुजरात एंड वन एट द परियपड़ा उड़ीसा में। Created the world first community living and families with the autism residence village हैदराबाद। एक बड़े नाम और एक धरातल पर काम करने वाले वैशिष्टपूर्ण व्यक्तित्वता के रूप में जाने वाले डॉक्टर ए.के. कुंद्रा सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए, अपना विशालतम अनुभव और विशालतम मनोभाव हमारे बीच रखिए। आदरणीय डॉक्टर ए.के. कुंद्रा जी नमस्कार। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का आई विल बी यूजिंग बोथ। दो आई बिलोंग टू पंजाब, मुझे बोलने में, हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि तो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का दोनों का प्रयोग करूंगा। तो मैं पिछले 38 इयर्स से 38 सालों से मैं ऑटिज्म के साथ जुड़ा हूँ और मेरा पूरा फोकस अडल्ट्स में है। छोटे बच्चों के लिए देखिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारा काम हो रहा है और ऑलमोस्ट हर शहर में आपको कई सेंटर्स मिल जाएंगे जो छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, जो अर्ली इंटरवेंशन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड्स diagnosed with autism it is। but देखिए जैसे बच्चे 16 साल 18 साल एडोलसेंस में आ जाते हैं तो कई सेंटर्स, कई स्कूल्स उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, कहते हैं कि देखिए हम आपके बच्चे को नहीं संभाल सकते और आप ऐसा कीजिए, बहुत सारी उसकी सेक्सुअलिटी इश्यूज हैं तो हमारे पास स्कूल में नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम कीजिए, इसको आप घर पे रखिए। अब देखिए जो बच्चा 18 साल तक 16 साल तक रोज घर से बाहर जाता था, 3 साढ़े 3 बजे घर वापस आता था, उसका एक रूटीन बना हुआ था और ऑटिज्म का मतलब ही रूटीन है। द वेरी एसेंस ऑफ ऑटिज्म इज रूटीन। मैं तो कई बार कहता हूं कि ऑटिज्म इज इक्वल टू रूटीन। तो
मुझे लगा कि भाई जब छोटे बच्चों के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं तो मुझे उन पेरेंट्स को राहत देनी चाहिए जिनके बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं, और पेरेंट्स की अभी चिंता जो है बहुत बढ़ चुकी है कि मेरे बाद क्या। अभी तक तो मैं यंग था, बच्चे के साथ स्ट्रांग था, अभी धीरे धीरे बच्चा पेरेंट से भी टॉलर हो चुका है, ही इज बिकम टॉलर देन द पेरेंट। और तो दैट वाज ए चैलेंज आई फेल्ट कि भाई कोई नहीं एड्रेस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो लाइफ स्पैन केयर है कि पेरेंट की जो एक चिंता है कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे बाद कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मेरा बच्चा सेफ और खुश रह सके। तो ऐसी जगह बनाने के लिए मैंने बहुत सोचा। जब ऑटिज्म आश्रम मैंने खोला तो मैं आपको एक छोटी सी एक एनेक्डोट सुनाता हूँ। एक पेरेंट थे जिनका बच्चा 34 साल का था, मैं बच्चा ही कहता हूँ क्योंकि बच्चे ही हैं वो। तो उनका बेटा 34 साल का था, 34 इयर्स का। तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे कुंद्रा साहब मैं एक और लड़के को अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी 34 साल का आपका बेटा है तो कितने साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं? बोले मैं 21 साल के बेटे को अडॉप्ट कर रहा हूँ, जो जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा ये 21 साल का अडॉप्टेड बेटा मेरे 34 साल के नेचुरल बेटे का ख्याल रखेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे, आप क्या सोचते हैं कि भाई आप बहुत वेल्दी हैं, वेल टू डू हैं, तो कोई भी आपका बेटा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। पर जिस दिन आपकी आंख बंद हुई उस दिन उसने गेट खोल देना है। आपका बेटा बिना एड्रेस के, बिना नाम के बाहर निकल जाना है उसने, और आपकी वेल्थ जो है, आपकी दौलत जो है, आपकी जो पूंजी है, उस पर वो राज करेगा। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा होगा? मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो मैं क्या करूँ कुंद्रा साहब? उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, लेट अस सर्च फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक उनके मन में एक भावना है कि भाई सेवा करनी है, इन बच्चों की सेवा करनी है, जिन्होंने मतलब अपनी जिंदगी का मकसद ये बना रखा है कि भाई हमें इन बच्चों की सेवा करनी है। तो 2 days we Googled, this was in 2012, and I did not find a single organization dedicated to autism. जहाँ पे भी हमने कॉल किया सभी कहते थे कि वी आर ए मल्टीपल डिसेबिलिटी सेंटर, और ऑटिज्म नहीं, हम ऑटिज्म नहीं रख सकते। तो तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि देख रेख करने के लिए, सॉरी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी मुझसे हिंदी में बात करते हुए, तो none of the organizations were ready to take up this challenge of looking after these children, these young adults, these aging adults. तो फिर मैंने उनसे कहा शर्मा साहब आप निश्चिंत हो जाइए, आपके बेटे के लिए मैं एक संस्था खोलूंगा। ऑफ हैंड मैंने उनसे कह दिया। कहने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने क्या कमिटमेंट कर दी है ये। क्योंकि देखिए डे सेंटर में क्या होता है, बच्चे आते हैं हमारे पास 3 साढ़े 3 बजे, वो अपने घर माँ बाप के चले जाते हैं। उसके बाद में हम अपना दोनों हाथ झटक लेते हैं और माँ बाप जाने बच्चा जाने। We have no idea what the parents are going through at home. तो जब मैंने कहा, फिर मैंने कई संस्थाएं इंडिया में घूमा, मैं रेजिडेंशियल होम्स घूमा मैंने, और मैंने एक चीज सीखी वहां से, what I should not be doing. मैंने ये नहीं सीखा कि भाई क्या करना चाहिए, मैंने ये सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैं
यूएस के संस्थाओं में गया जहाँ पे रेजिडेंशियल होम्स थे, और मैंने देखा वो लोग रूम्स के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते हैं। बच्चा तो रात को थका हारा अपने कमरे में सो जाता है, पर सारा दिन बच्चा क्या करेगा, वो अपना टाइम कैसे बिताएगा, वो मीनिंगफुली कैसे एंगेज होगा। तो ये जो चैलेंज था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नॉर्थ कैरोलिना गया, 75 एकर्स में 15 बच्चे, 75 एकर्स। तो मैंने रियलाइज किया कि इन बच्चों को कंक्रीट बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है, इनको एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। और जितना खुला वातावरण होगा उतना ही ये बच्चे खुश रहेंगे। इनको एक ऐसी स्पेस देनी चाहिए कि बच्चा अगर अपने कमरे से निकले तो सीधा वो एक ओपन स्पेस में जाए। अगर वो एग्रेसिव मूड्स में है तो जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है वो एकदम खुले वातावरण में पहुंच जाता है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी ही देर में डिसिपेट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे कमरों की तरफ नहीं देखना है, तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया और मैंने प्लान किया कि एक 10 एकर्स की मुझे जगह मिली और मैंने सोचा कि 5 बच्चे 1 एकड़ में रहेंगे। और आज जो हमारी संस्था है ऑटिज्म आश्रम, उसके अंदर 50 बच्चे रहते हैं 10 एकड़ में। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि यंग अडल्ट्स के साथ मैंने रात कभी नहीं बिताई थी। तो मैंने फिर इनसे बच्चों से ही सीखना शुरू किया कि रात को ये कैसे रहते हैं, इनकी क्या जरूरतें हैं, खाना कैसा चाहेंगे। तो मैंने अपने आप को एक मदर की शूज में अपने आप को रखा मैंने, और सोचा कि एक माँ क्या चाहेगी। तो मैंने एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई कि ये माँ अगर आएगी तो मुझे ये सब पूछेगी, तो मुझे ऐसी चीज बनानी चाहिए जो अगर माएँ आए तो उनको लगे कि अरे ये सब तो मैं सोचती थी और यहाँ तो ऑलरेडी है। तो फिर मैंने ऐसा डिजाइन किया कि भाई एकदम खुला वातावरण, बच्चों के लिए उनकी मर्जी है तो कुछ करें, मर्जी नहीं है तो ना करें। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑटिज्म, कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम राजा हैं। दे आर बॉर्न प्रिंस एंड प्रिंसेस, मतलब पैदाशी ही वो राजा हैं। और आप राजा को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं आप? तो मैंने फिर इनके साथ मतलब वही किया जो बच्चे चाहते थे। कभी मूड है, अभी देखिए घर में कई बार हमारा भी मूड नहीं होता काम पर जाने का, कुछ नहीं करने का। तो अगर बच्चा अपने रूम से नहीं निकलना चाहता है तो उसमें हर्ज क्या है? मैं कई बार पेरेंट्स, हमारे पास कैमरास लगे हुए हैं जिससे माँ बाप घर बैठे अपने बच्चे को देख सकते हैं। तो कई बार बच्चा घर पर मतलब अपने रूम में होता है तो इमीडिएटली मदर या फादर का कॉल आता है, सर क्या बात है, बच्चा घर पर ही है, रूम में ही है। तो मैंने कहा हाँ, ऑब्वियसली उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी या उसका मूड नहीं होगा, तो इसमें हर्ज क्या है कि वो अपने कमरे में है। तो क्योंकि मैंने आपको कैमरा एक्सेस दिया हुआ है, आपको पता लग रहा है, और आपको उसके कमरे में घड़ी घड़ी झांकने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह हमने ये जो ऑटिज्म आश्रम डिजाइन किया,
इसकी जो खुली स्पेसेस हैं, ये इन बच्चों का आधा काम मेरा ये एनवायरनमेंट कर देती है। मुझे ज्यादा बच्चों के पीछे काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट उनको इतना काम कर देती है, इतना शांत कर देती है कि मैं जो कहता हूं वो करने के लिए तैयार है। See, that is the beauty and essence of autism. तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ऑटिज्म आश्रम क्यों रखा आपने? आश्रम के नाम से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि भाई कोई ओल्ड एज होम में पहुंच गए या कहीं बच्चे को हमने मतलब डंप कर दिया है। लोगों की धारणा इस प्रकार की है कि आश्रम बेसिकली मीन्स द एंड ऑफ लाइफ। तो मैंने कहा ये बात नहीं है। आश्रम मतलब एक आश्रय है, एक ऐसी जगह है जहां बच्चा अपने आप को महफूज समझे, अपने आप को सेफ समझे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, जहां पे उसका हाइजीन भी अच्छा हो, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो। जब हम इन सब चीजें हमारे पास होती हैं तो वी आर मेंटली हैप्पी ऑल्सो। और देखिए, जहां पर हम खुश नहीं है तो वहां पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। एक अच्छा सा दोहा मुझे याद आ रहा है, आवत तो हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तो मैंने यही सोचा कि अगर बच्चे खुश नहीं है, जहां पे उनको कोई प्यार से उनकी तरफ देखता नहीं है, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वहां रखने के लिए कभी रेडी नहीं होगा। और ऑटिज्म आश्रम आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की दया से जितने बच्चे रहते हैं एकदम खुश रहते हैं। बच्चा अगर, और मैंने जो कैमरास लगाए हुए हैं, बच्चा अगर रूम में है हंस रहा है तो हंस रहा है। कभी कभी ऑटिस्टिक बच्चे वैसे भी रोते हैं तो वो भी माँ बाप को नजर आता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है, मैंने सोचा कि असली स्टेक होल्डर्स तो पेरेंट्स हैं, और अगर बच्चे और मेन स्टेक होल्डर्स जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतूंगा तो आई हैव नो राइट टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी पेरेंट्स आते हैं मुझे पूछते हैं बच्चे को एडमिट करने के पहले, हम जब मर्जी आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो अगर आपको हक नहीं है अपने बच्चे को देखने का, मिलने का, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग? तो इस तरह हमने मतलब वी हैव क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल हैप्पी प्लेस फॉर द चिल्ड्रन। और आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। मैं तो चाहूंगा कि हमारा ऑटिज्म आश्रम हमेशा खाली रहे, कोई इसमें ना हो। कुंद्रा सर, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके यहाँ डिफरेंट आश्रम में मैंने जो पाया बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हॉर्टिकल्चर भी है, गार्डनिंग भी है, मोटर वर्कशॉप भी है, गैराज है, और बेकरी का भी शॉप है, और कैंडल मेकिंग, और मतलब मतलब एक्टिविटीज हैं आपकी। तो उन पे थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो हम लोग। जी देखिए, एंड ऑफ द डे हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे में कोई स्किल्स आए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आए। इंडिया में भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही चैलेंज है कि इन बच्चों को काम कैसे मिले, और काम ऐसा मिले जिससे उनकी जिंदगी इंडिपेंडेंटली बसर हो सके। तो दिस चैलेंज आई फाउंड, देखिए इन बच्चों को काफ़ी टैलेंटेड भी होते हैं, काफ़ी इनके फाइन मोटर स्किल्स भी होते हैं, तो चाहे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बच्चों को जॉब रिटेन करना नहीं आता है। थोड़े दिन काम करेंगे
2 घंटे करेंगे, तीसरे घंटे बोलेंगे हमको काम नहीं करना है. So this challenge is what I felt is something I must develop. तो हमने बेसिक कैंडल मेकिंग जो ऑलमोस्ट हर संस्था करती है, हमने वहां से शुरू किया. आज आपको मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोग अभी फैंस बनाते हैं, सीलिंग फैन जो होते हैं, तो इसके पूरे पार्ट्स मिलते हैं. तो हम लाकर वो पार्ट्स बच्चों को देते हैं और बच्चे उनको असेंबल करते हैं. छोटी छोटी मशीन लगा रखी है हमने, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. तो ये जो काम करने की जो स्किल डेवलपमेंट है, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट लिविंग. हमको इन बच्चों में वो स्किल्स लानी चाहिए. अभी जैसे कार वॉश है हमारे पास, तो कई पेरेंट्स अपनी कार्स लेकर आते हैं, वॉशिंग करवाते हैं. तो 3 बच्चे मिलके एक कार वॉश करते हैं. बट सबसे बड़ा चैलेंज है कि कहाँ वॉश करना है, किस तरीके से जेट को उसकी तरफ डालना है. ये सब अगर बच्चों को नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क हम लोग एक केयर गिवर को उस काम में निपुण बनाते हैं, उस काम में एक्सपर्ट बनाते हैं, और उसको कहते हैं जॉब कोच. तो वो जॉब कोच 3 या 4 बच्चों के साथ, यंग एडल्ट्स के साथ रहता है और बेसिक डायरेक्शंस देता है उनको. और वो बेसिक डायरेक्शन से और बच्चों में भी एक हौसला रहता है कि हमारे साथ हमारा केयर गिवर है. तो जैसे मेल्टडाउन हो जाता है, मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी ये कहूँगा, हम जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ आसपास 500 या 600 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं. तो हम थोड़ा सा एक कंपनी में गए, वहाँ से हम कुछ काम लेकर आए, पैकेजिंग का काम तो हम ले आए. 3 महीने में हमने बच्चों को एक्सपर्ट बना दिया. स्ट्रिप्स को काउंट करना, स्ट्रिप्स को एक डब्बे में डालना, उसके ऊपर बैच नंबर डालना, फिर 20-20 डब्बों को एक छोटे कार्टन में डालना. हमने वो सब किया. पर जिस दिन हम लोगों ने सोचा कि बच्चा एक्सपर्ट हो गया है, हम उसको इंडस्ट्री में ले गए. अभी देखिए इंडस्ट्री का चैलेंजेस, जो वर्क प्लेस का चैलेंज है वो बहुत अलग है. वहां पे स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल स्मेल थी, बच्चे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए. थोड़ी ही देर में मेल्टडाउन हो गया एक बच्चे का. तो जो शिफ्ट सुपरवाइजर था उसने कहा, सर हम लोग सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं, पर हमारी प्रोडक्शन नहीं रुक सकती है. तो फिर हमको उस कंपनी से विड्रॉ करना पड़ा. तो ये जो चैलेंजेस हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वो सब सीखें और सीखकर इतने निपुण हो जाएं, स्किल्स उनकी ऐसी डेवलप हो जाए कि कल 2 घंटे या 4 घंटों के लिए किसी कंपनी में काम करने चले जाएं. तो मेरा टोटल लक्ष्य अभी यही है कि मैं किसी तरह इन बच्चों को इंडस्ट्री में ले जाने लायक बना दूं, जहां पे ये खुद काम करें, अपना टिफिन साथ में लेके जाएं, वहां पर खाना खाएं और फिर शाम को आपकी तरह और हमारी तरह घर आएं. तो आई थिंक जिस दिन मैं वो कर पाऊंगा उस दिन मैं सोचूंगा कि भाई मैंने सचमुच कुछ किया है. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हम लोग की शुभकामनाएं हैं कुंद्रा सर, सीआरसी और सुवीरा इंस्टीट्यूट की तरफ से और मेरी तरफ से, और हमारे जो अन्य पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर रूमा चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर मधुबाला यादव हैं. हम सभी आपके इस सेशन को जानकर और सुनकर वास्तव में बहुत ही एनरिच हुआ है सभी सारा पार्टिसिपेंट. थैंक यू सर. और आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके अलग करने का तरीका है जी सर, वो अलग एक माहौल पैदा करता है. जी सर, थैंक यू. और हमें बहुत खुशी है कि आपने नोवेल आइडियाज पर काम करना प्रारंभ किया है. नोवेल आइडियाज
अब दूसरा सेंटर अगर आपका गुजरात में बनता है तो जी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जी सर। आपने तेलंगाना से निकल के गुजरात जाने की भी यात्रा माइंड में सोच रखी है। तो जी सर। आपके उत्साह को और आपके मनोबल को और आपकी एनर्जी को आप सर। वो एनर्जी हम लोग को भी थोड़ी सी भेजें। जी सर। ट्रांसफर आइए सर, एनर्जी। आई विल बी वेरी हैप्पी जिस दिन आप आएंगे सर, क्योंकि मैं आपकी बहुत मतलब बहुत मानता हूँ आपको। तो जब भी आपको समय मिले आइएगा प्लीज, और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा सौभाग्य होगा जिस दिन मैं आपके पीछे पहुंचूंगा। जी सर, जी प्लीज आइएगा सर। श्योर श्योर श्योर। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि जिसको भी मौका मिले वो तेलंगाना जाए और ऑटिस्टिक आश्रम जो है, ऑटिज्म आश्रम नहीं है बल्कि वो कुंद्रा आश्रम है, जहाँ पर प्राचीन काल की और आधुनिक काल की बहुत सारा फ्यूजन देखने और को मैं मिलेगा। चाहूंगा कि किसी को भी अगर ऐसा कुछ खोलना है, आके 10-15 दिन हमारे पास रहिए और सीखिए कि कैसे करना है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि भाई कोई और भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा है। नहीं, मैं सीखना चाहूंगा। जी सर, प्लीज प्लीज सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आप कभी भी आ जाइए सर। नागेश जी, आप सीआरसी की तरफ से सर का अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आमंत्रण स्वीकारा और हमारे बीच में आकर के आपने जो अनुभवातीत भाव रखे हैं उसके लिए संपूर्ण सीआरसी, संपूर्ण सुवीरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। जी सर। आप तो एक शाश्वत भाव में है, हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए एक आइडियल के रूप में आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व है कि हम कैसे शिक्षणेतर गतिविधियों में बढ़ते हुए अपने पुनर्वासीय भाव को विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक पहुंचाने के क्रम को कैसे वृद्धिवत करें और उनके लिए प्रत्येक पक्ष पर अपने चिंतन के भाव को कैसे श्रेष्ठता देते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनका समुचित सशक्तिकरण कैसे सुनिश्चित करें, इस बात के लिए आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण है सर। आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा नागेश जी, रूमा चतुर्वेदी जी और मधुबाला जी, संगीता जी, आप लोग भी कुंद्रा सर से कुछ इंटरेक्शन करेंगी तो और नई बात निकल के आएगी। जी सर। आप जी सर। रूमा जी, आप। गुड आफ्टरनून कुंद्रा सर। मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने इन पर्सन 2 बार आपको सुना है, एक बार अहमदाबाद में और एक बार कोलकाता की कॉन्फ्रेंस में। और व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने बेटे की कुछ बातें आपसे शेयर की थी और तब आपने मुझे कि भारत खेलो और स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बताया होगा सर, आपको याद होगा। जी जी जी। मेरे लिए पर्सनली वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अभी मेरा बेटा 16 साल का है और वो स्पेशल ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। तो क्या बात है, क्या बात है। तो इस मौके को मैं आपको धन्यवाद देने के लिए देना चाहूंगी कि आपने बड़ा अच्छा लगा, किसी न किसी तरह से मेरी जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करा है। और हम सब बहुत सीख रहे हैं सर आपसे, और आप हमारे लिए बिल्कुल आइडियल हैं। और हम लोग जो भी थोड़ा बहुत काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं उसमें जरूर आप हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं सर। थैंक यू मैम। बस धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप हमारे जैसे परिवारों के लिए इतना अच्छा कार्य करते रहें और हमारी कोशिश रहेगी कि गुजरात के बाद आप हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें और एक ऐसा सेंटर और एक ऐसा आश्रम यहाँ पर। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मधुबाला जी साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहैब प्रोफेसर हैं और बहुत सारी चीजों में हम लोग की हेल्प करती रहती हैं। तो मैं चाहूंगा मधुबाला जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। नमस्कार सर, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज मुझे ये अखिलेन सर ने मुझे ये मौका दिया आप सबको सुनने का, आपसे बात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा ऐसी बात हो नहीं पाती है। तो वहाँ पे तो हम लोग सब देखते हैं एक दूसरे को। तो सर बहुत अच्छा हुआ कि जैसे मैम ने बोला कि अब हमारे प्रदेश में भी बहुत जरूरत है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस तरफ तो काफी काम होता रहा है पहले से, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है कि
ऑटिज्म के बच्चों के लिए इस तरह का काम किया जाए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि गांव में भी बहुत पहुंच बहुत दूर दूर तक नहीं है। मतलब सर्टिफिकेशन से लेके डायग्नोसिस से लेके थेरेपी की बात तो बहुत ही एक दूर की चीज है उनके लिए। सो अगर इस तरह का मार्गदर्शन आप लोग करें तो हम लोग सबके सहयोग से यहाँ प्रदेश में भी अपने काम कर पाए। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे जुड़ के, धन्यवाद सर। और सोशल मीडिया पे सर मैं कहूँगी सक्सेस स्टोरी सर इन बच्चों की जो आप लोग के सेंटर में है, और इस तरह से, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है इन बच्चों की जी, कि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जो डूल्सिन में है, उसके बाद क्या उनको लगता है कि अब तो सब कुछ मतलब कुछ है नहीं, इसके बाद क्या करेंगे। तो वो सक्सेस स्टोरी अगर आप लोग शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, पेरेंट्स को यहाँ भी शेयर होंगे लोग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। राइट, डायरेक्टर सुवीरा इंस्टीट्यूट संगीता कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी कुंद्रा सर का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनसे इंटरेक्शन करें। अपना माइक खोलिए। हेलो 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 जी जी जी। हाँ, नमस्कार कुंद्रा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारे सुवीरा इंस्टीट्यूट और सीआरसी का आपने निवेदन स्वीकार किया, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे शख्सियत को हम लोगों ने सुना और बहुत कुछ सीखा। आज के परिवेश में अगर ये कहें कि आप हम लोग के लिए एक महापुरुष और महामानव की उपाधि अगर आपको दी जाए तो कुछ कम ना होगा। इस क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत आसान नहीं है, उस रास्ते पे चलना जिस पर आप चल पड़े हैं। और बहुत हम लोग को खुशी होगी कि आप हमेशा हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि हमारा निवेदन स्वीकार करके आप हमारे लखनऊ सुवीरा इंस्टीट्यूट में भी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आऊंगा मैम। हाँ, थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नागेश जी और रूमा जी को, मधुबाला जी को, किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो, अन्यथा की स्थिति में हम कार्यक्रम की अगली गति में चले। किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हमारे पैनलिस्ट से? अच्छा, मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में है। कई प्रतिभागी उसको भर चुके हैं। जो ना भरे हो विधिवत उसे भर लें, जिससे हम आपका सर्टिफिकेशन ससमय कर सके। अब संपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों, सभी पैट्रॉन, सभी गेस्ट ऑफ ऑनर, सभी विद्वान जनों और सभी प्रतिभागियों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुवीरा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी से मैं सादर आमंत्रित करूंगा अफगान खान लेक्चरर एचआई को कि आप आए सर और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अफगान खान जी। अफगान सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार सभी महानुभावों को मैं सुवीरा संस्थान की तरफ से एक बार फिर नमस्कार करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम को, जो कि इंडिया लेवल पे हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिभागी जुड़े, इसके लिए सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार जी का, जो समय समय पे ऐसे वेबिनार्स को आयोजित करवाने के लिए जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के पैटर्न डॉक्टर हिमांशु दास जी, जो डायरेक्टर हैं PDUNDIPBD न्यू दिल्ली के, श्री रमेश पांडे सर डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ के, जो कि जिन्होंने अपने ओज से सीआरसी को एक नई जब प्रतिभाओं को एक जो है नया स्थान दिया है। जब से वो आए हैं तब से उन्होंने सीआरसी में इतना अच्छा काम किया है कि हमें उनसे बहुत ही शक्ति प्राप्त होती रहती है। और आज के इस विश्व स्वलीन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर ए के कुंद्रा जी को मैंने सुना, हम सब ने सुना, और उनके इस पूरे जीवन के प्रयास को देखा कि कैसे उन्होंने, हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अपना एक कैरियर स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर ने, हमारी संगीता मैम ने उनको जो महामानव कहा वो बहुत ही सही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि वो महामानव सरीखे हैं जिन्होंने इन बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और इतना अच्छा प्रयास
वो कर रहे हैं। और मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द या जब भी मुझे साउथ में जाना हो मैं वहां जाऊं और सर के आश्रम में जरूर मैं जाऊंगा। और उनको मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि वे जुड़े। इसके साथ ही मैं रूमा चतुर्वेदी जी जो डायरेक्टर हैं पुष्पा खन्ना मेमोरियल रिहैब सेंटर कानपुर की, डॉक्टर मधुबाला यादव मैम जो हमारे संस्थान से जुड़ी हुई हैं और समय समय पे अपनी सेवाएं देती रहती हैं, और हमारी आदरणीय मैम डॉक्टर संगीता कुमार जी जो ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही हमारे सहभागी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, नागेश पांडे जी, लेक्चरर सीआरसी, राजीव रंजन सर जो स्पीच एंड ऑडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, और विकास मिश्रा जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी जुड़े प्रतिभागियों को, हमारे सुविरा के स्टाफ को, हमारे सुरेंद्र सर, हमारे सुनीता मैम, अवस्थी मैम, हमारे इम्तियाज सर, सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही अच्छा भाग लेकर पैदा हुए कि रिहैब के फील्ड में हम सुविरा जैसे संस्थान से जुड़े, जिसके कारण हमें इतने रिहैब की फील्ड के इतने महान लोगों को सुनने का, उनके साथ कार्य करने का अवसर मिलता है। और इसके लिए मैं एक बार फिर अखिलेंद्र कुमार सर का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी प्रतिभागियों का, सभी विद्वत्तजनों का मैं सीआरसी लखनऊ परिवार, सुवीरा परिवार की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग फीडबैक फॉर्म को विधिवत भर लें। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को सादर प्रणाम, पुनः धन्यवाद।